हेलो बीएससी थर्ड ईयर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे बीएससी थर्ड ईयर जूलॉजी का सेकंड सेमेस्टर है, बायोटेक्नोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, बायोलॉजिकल टूल्स एंड टेक्निक्स एंड बायोस्टैटिक्स। दोस्तों इस सेमेस्टर में हमने थर्ड चैप्टर स्टार्ट किया था क्लोनिंग वेक्टर, और इस चैप्टर में हमने जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आपके सिलेबस के अंदर मेंशन है वो सारे टॉपिक डिस्कस कर लिए हैं। आज हम डिस्कस करेंगे शटल वेक्टर और फॉस्मिड वेक्टर के बारे में। ये इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक है, यानी कि मैं कह सकता हूं कि ये दोनों टॉपिक कवर करने के बाद या इस वीडियो को देखने के बाद आपके टोटल 3 चैप्टर बायोटेक के कंप्लीट हो जाएंगे, राइट। तो अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट है जो फर्स्ट टाइम ये वीडियो डायरेक्टली देख रहे हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप सबसे पहले वो सारी वीडियोस देख लीजिए जो कि मैं कवर कर चुका हूं। उसको सीक्वेंस वाइज वीडियो को देखेंगे तो आपको बायोटेक का पूरा सिलेबस, सारे टॉपिक समझ में आ जाएंगे। आज हम डिस्कस करेंगे शटल वेक्टर के बारे में। तो वेक्टर तो आपको ऑलरेडी पता ही चल गया होगा क्योंकि इस चैप्टर में काफी डिटेल में मैंने बता चुका हूं कि वेक्टर क्या होते हैं, एक अच्छे वेक्टर की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, वेक्टर कितने टाइप्स के होते हैं, और आपके सिलेबस में जितने भी वेक्टर हैं वो सारे डिस्कस कर चुके हैं। ये लास्ट वेक्टर बचा हुआ है जो कि है शटल वेक्टर। और जितने भी ऐसे स्टूडेंट जिन्हें लगता है कि अभी कुछ टॉपिक रह गए हैं इस चैप्टर से, तो वो टॉपिक सजेस्ट कर सकते हैं, कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि अलग अलग डिफरेंट सिलेबस होता है, अलग अलग कॉलेज का, अलग अलग यूनिवर्सिटी का। तो आप लोग जिस यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं, अगर आपको लगता है कि कुछ टॉपिक हैं जो कि डिफरेंट है तो आप लोग सजेस्ट कर सकते हैं कॉमेंट सेक्शन में, राइट। चलिए डिस्कस करते हैं शटल वेक्टर के बारे में। ये जो शटल वेक्टर होता है ये होता क्या है, राइट। बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे थे सर मुझे वीडियोस नहीं मिल रही हैं आपकी बायोटेक की। तो आप लोगों को मैं सिंपली कहूँगा, एक तो इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर के जैसे आप उस लिंक पर क्लिक करते हैं आप पूरी प्लेलिस्ट आपके सामने ओपन हो जाती है, सारी वीडियोस आप लोग देख सकते हैं। एक आप लोग खुद से चैनल के अंदर जा करके आप लोग पढ़ करके सारी प्लेलिस्ट को पढ़ लीजिए, वो आपके सिलेबस या बीएससी के रिगार्डेड ही आपको लिखा हुआ है, और समझने में काफ़ी हेल्प भी आपको मिल जाएगी क्योंकि लिखा होता है कि ये बीएससी फर्स्ट ईयर का है, ये सेकेंड ईयर का है, ये थर्ड ईयर का है, सब कुछ लिखा होता है डिटेल में, राइट। तो चलिए डिस्कस करते हैं शटल वेक्टर के बारे में। ये भी एक रिकंस्ट्रक्टेड प्लाज्मिड वेक्टर होता है, यानी कि इसको दोबारा से कंस्ट्रक्ट किया गया है। यानी दोस्तों ये आर्टिफिशियल है, नेचुरल रूप से पाया जाने वाला वेक्टर नहीं है, इसको भी ह्यूमन बींग के द्वारा तैयार किया गया है, इसको भी प्रिपेयर किया गया है। यह है शटल वेक्टर, ठीक है। तो रिकंस्ट्रक्टेड है यानी हाइब्रिड वेक्टर है, और इसे हम बाई फंक्शनल वेक्टर के नाम से भी जानते हैं। तो आइए जानते हैं इसे क्यों कहा जाता है बाई फंक्शनल वेक्टर, या इसे शटल वेक्टर क्यों कहा जाता है। थ्योरीज को धीरे धीरे इसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। बीएससी और एमएससी के एग्जाम पेपर में 2 नंबर में शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है शटल वेक्टर क्या है, व्हाट इज शटल वेक्टर, या फॉस्मिड वेक्टर क्या है। तो जब भी इस तरह की आपसे डेफिनेशन पूछी जाए तो आप लोग ये लिख सकते हैं, और अगर स्पेशली अगर आपको हो सके तो डायग्राम जरूर बनाएं क्योंकि डायग्राम एक मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है और कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग रिप्रेजेंट कर पाते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। सबसे पहले हेडिंग डाल लीजिए शटल वेक्टर और इसको नोट डाउन कीजिए। शटल वेक्टर आर प्लाज्मिड। पहली बात तो आपको पता होना चाहिए कि शटल वेक्टर इज नथिंग, दिस इज द प्लाज्मिड वेक्टर। ये एक प्लाज्मिड वेक्टर है जिसको रिकंस्ट्रक्ट किया गया है। रिकंस्ट्रक्ट का मतलब समझते हैं, इसको काट पीट करके मतलब दोबारा से इसको मॉडिफाई किया गया है, ठीक है। और इसे इस तरह से मॉडिफाई किया गया है कि ये 2 होस्ट सेल के अंदर, 2 स्पीसीज की जो होस्ट सेल होती हैं उनके अंदर ये रेप्लिकेट कर सके, ठीक है। अभी तक हमने बहुत ही कम वेक्टर्स देखे क्योंकि वेक्टर जो होते हैं वो स्पेसिफिक होते हैं, वो किसी एक, जैसे ई कोलाई के लिए बना हुआ है, उसमें ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन जो है वो ई कोलाई का है, तो वो ई कोलाई के अंदर ही रेप्लिकेट कर पाएगा। उसे आप किसी और होस्ट सेल के अंदर डालेंगे तो वो रेप्लिकेट नहीं कर पाएगा। बट ये जो शटल वेक्टर होते हैं ये दोनों में अपने आप को हैंडल कर लेते हैं, दोनों में रेप्लिकेट करने की इनके अंदर पॉसिबिलिटी होती है, क्योंकि हम इनके अंदर हम 2 आरआई साइड डाल देते हैं, यानी कि 2 ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन डाल देते हैं। हम ई कोलाई के लिए भी ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन इसमें इंट्रोड्यूस कर देते हैं, या फिर इसके अंदर हम डाल देते हैं, राइट। शटल वेक्टर के अंदर हम इसके अंदर ईस्ट के लिए भी ओआरआई साइड डाल देते हैं ताकि वो ईस्ट सेल के अंदर जाने के बाद भी रेप्लिकेट करे। तो कुछ इस तरह का हमने वेक्टर तैयार किया है जिसे कहा जाता है शटल वेक्टर। तो शटल वेक्टर आर प्लाज्मिड डिजाइन टू रेप्लिकेट इन सेल ऑफ 2 डिफरेंट स्पीसीज। 2 डिफरेंट स्पीसीज की सेल के अंदर ये रेप्लिकेट कर पाता है। दे पजेस 2 ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। इसमें जो है 2 ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होती हैं। आपका क्वेश्चन है अगर कि ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन क्या है, तो आप लोगों ने शायद पिछली पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं, क्योंकि जितने भी ऐसे स्टूडेंट हैं ये सारी बेसिक चीज़ें मैं कई बार रिपीट कर चुका हूं। तो आई होप कई सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो रेगुलर वीडियोस देख रहे हैं उनको सब कुछ पता चल गया होगा। ये जो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है, यहाँ से रेप्लिकेशन इनिशिएट होता है, स्टार्ट होता है, राइट। तो इसमें 2 ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है। 2 ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन का मतलब है कि इसमें बैक्टीरिया के लिए भी है, ईस्ट के लिए भी है। और बहुत सी बुक में डेफिनेशन दिया जाता है कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों सेल्स के अंदर ये रेप्लिकेट कर पाता है, क्योंकि बैक्टीरिया एक प्रोकैरियोटिक सेल है,
ईस्ट एक यूकैरियोटिक सेल है, तो हम इस तरह से भी इसको डिफाइन कर सकते हैं, राइट। इच वन स्पेसिफिक फॉर होस्ट स्पीसीज, ये दोनों जो ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है ये अलग अलग होस्ट स्पीसीज के लिए एक तरीके से स्पेसिफिक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर उसको अगर बैक्टीरिया का ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है तो वो ई कोलाई बैक्टीरिया के अंदर ही रेप्लिकेट कर पाएगा, अगर वो ईस्ट के लिए है तो वो ईस्ट के अंदर ही रेप्लिकेट कर पाएगा, राइट। दिस इज इन कॉन्ट्रास्ट टू प्लाज्मिड वेक्टर, ये जो है दोस्तों जैसे ई कोलाई के अंदर जो रेप्लिकेट करने वाले जो प्लाज्मिड होते हैं वो उनसे डिफरेंट होता है, राइट। दिस इज कॉन्ट्रास्ट टू प्लाज्मिड वेक्टर दैट रेप्लिकेट ओनली इन ई कोलाई, ये उन ई कोलाई बैक्टीरिया के अंदर जो पाए जाने वाले जो प्लाज्मिड्स होते हैं जो कि रेप्लिकेट कर पाते हैं ये उनसे डिफरेंट होता है, राइट, क्योंकि ये 2 स्पीसीज के अंदर रेप्लिकेट कर पाता है, 2 स्पीसीज की सेल के अंदर आप कह सकते हैं। शटल वेक्टर आर क्रिएटेड बाय रिकॉम्बिनेंट टेक्निक, शटल वेक्टर को कैसे बना जाता है, रिकॉम्बिनेंट टेक्निक के द्वारा, और रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी हम काफ़ी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। इसके बाद आप नोट डाउन करेंगे, सिंस दीज वेक्टर कैन प्रोपेगेट इन वन होस्ट, ये जो वेक्टर होता है ये प्रोपेगेट कर पाता है एक होस्ट के साथ साथ दूसरे होस्ट के अंदर भी आसानी से ये प्रोपेगेट इसको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, वहाँ पर ये रेप्लिकेट कर सकता है और बिना किसी मैनिपुलेशन के, यानी इसमें कोई आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। सो गाइज दे आर कोल्ड शटल वेक्टर, इसीलिए इसे हम शटल वेक्टर के नाम से जानते हैं। मोस्ट ऑफ द यूकैरियोटिक वेक्टर आर शटल वेक्टर, मोस्टली जो यूकैरियोटिक वेक्टर होते हैं वो सभी शटल वेक्टर होते हैं। कैदो और टेट के अनुसार जिन्होंने 1983 में कहा कि जो शटल वेक्टर होते हैं शुड हैव फॉलोइंग कैरेक्टर्स या फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़, उनके अंदर ये सारी प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए। एक अच्छे शटल वेक्टर की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है वो सारी प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर मेंशन की गई हैं जिसे आप नोट डाउन कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू कैदो एंड टेट 1983 द शटल वेक्टर शुड हैव फॉलोइंग कैरेक्टर्स या प्रॉपर्टीज़। नंबर फर्स्ट, दे मस्ट रेप्लिकेट इन मेनी ऑर्गेनिज्म, ये जो है बहुत सारे ऑर्गेनिज्म में आसानी से रेप्लिकेट कर पाएँ, इस तरह की इनकी प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल बैक्टीरिया, ईस्ट, प्लांट एंड एनिमल्स। नंबर सेकेंड, दे मस्ट बी इजिली रिकॉग्नाइज बाय सेलेक्टेबल मार्कर्स, हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सा रिकॉम्बिनेंट है कौन सा नॉन रिकॉम्बिनेंट है, तो इनके अंदर जो सेलेक्टेबल मार्कर है उससे आसानी से हम पहचान पाएँ, इनके अंदर ये प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए कि हम आसानी से पहचान पाए, सेलेक्टेबल मार्कर की मदद से रिकॉग्नाइज कर पाएँ कौन सा रिकॉम्बिनेंट है कौन सा नॉन रिकॉम्बिनेंट होस्ट सेल है। नंबर थर्ड पॉइंट, दे शुड बी स्मॉल इन साइज, ये जो है स्मॉल साइज के होने चाहिए ताकि हम लार्ज साइज के डीएनए को आसानी से इंसर्ट कर पाएँ, राइट। सो इंसर्ट मतलब आप लोग कह सकते हैं कि क्लोन कर पाएँ, अगर आपको लार्ज डीएनए के इस फ्रेगमेंट को या सेगमेंट को क्लोनिंग करना है तो उसके लिए वेक्टर का छोटा होना बहुत ज़रूरी है। सो दे शुड बी स्मॉल इन साइज टू अकोमोडेट डीएनए इंसर्ट ऑफ लार्ज साइज। नंबर 4 पॉइंट, क्लोन जीन शुड बी ईजिली डिटेक्टेड, जो जीन क्लोन हो चुका है उसको हम आसानी से डिटेक्ट कर पाएँ, इस नेचर का होना चाहिए वेक्टर, राइट। क्लोन जीन शुड बी ईजिली डिटेक्टेड। नंबर 5 पॉइंट लिखेंगे आप, नोट डाउन करेंगे, वेक्टर मस्ट बी स्टेबल एंड नॉन पैथोजेनिक, वेक्टर जो है वो एक तो स्टेबल होना चाहिए, स्थायी होना चाहिए, दूसरा नॉन पैथोजेनिक होना चाहिए। इसका एग्जांपल आप लोग लिख सकते हैं ईस्ट एपिसोमल प्लाज्मिड वेक्टर, राइट, ये जो है एक शटल वेक्टर का बेस्ट एग्जांपल है। इसके बाद दोस्तों मैं कुछ अपनी तरफ से मैंने पॉइंट लिखे हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आप इन सभी को नहीं याद करना चाहते या कम शब्दों में इसको अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहते हैं या फिर एमसीक्यूज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं आप लोग, तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखना चाहिए शटल वेक्टर के अंदर। एक तो इसके अंदर 2 ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है, ओराई साइट होता है, एक बैक्टीरिया के लिए और एक ईस्ट के लिए। एक तो ये बैक्टीरिया के अंदर आसानी से रेप्लिकेट कर पाए तो एक स्पेसिफिक ओराई साइट होती है इसमें, एक ईस्ट के अंदर भी आसानी से रेप्लिकेट कर पाए तो उसके लिए भी इसके अंदर ओराई साइट होती है, राइट। नंबर 2 पॉइंट, 2 सेलेक्टेबल मार्कर्स होने चाहिए इसमें, एक तो बैक्टीरिया के अंदर हम आसानी से पहचान सके सेलेक्टेबल मार्कर की मदद से, तो एक तो बैक्टीरिया होस्ट सेल जो होता है उसके अंदर सिलेक्शन का जो प्रोसेस होता है सेलेक्टेबल मार्कर की मदद से हम पहचानते हैं कि कौन सा रिकॉम्बिनेंट है कौन सा नॉन रिकॉम्बिनेंट है, तो हम लोग यहाँ पर यूज़ करते हैं एम्फिसिलिन रेजिस्टेंस जीन, राइट। ये जो है आसानी से पहचान लेता है कि इसकी मदद से हम आसानी से पहचान सकते हैं बैक्टीरिया में कौन सा रिकॉम्बिनेंट है कौन सा नॉन रिकॉम्बिनेंट है। नंबर 2 हम ईस्ट के अंदर भी इसमें, चूँकि इसमें 2 सेलेक्टेबल मार्कर है, एक बैक्टीरिया के लिए और एक ईस्ट के लिए, तो ईस्ट के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं LEU2 मार्कर दैट एक्सप्रेस इन ईस्ट। इसके बाद इसमें मल्टीपल क्लोनिंग साइट्स होनी चाहिए, वेरियस रिकॉग्निशन सीक्वेंस। मल्टीपल क्लोनिंग साइट है क्या, जिसमें बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए बहुत सारे रिकॉग्निशन सीक्वेंस होते हैं जहाँ पर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आकर के डिफरेंट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आकर के उस पर कट लगाती है ताकि हम अपना DNA उसमें इंसर्ट कर सकें, राइट। तो ये हमने देखा शटल वेक्टर के बारे में। ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम है।
इस डायग्राम को ध्यान से समझते हैं। इसमें ये कोई स्पेसिफिक डायग्राम नहीं है, ये सभी शटल वेक्टर के लिए वैलिड है। इसमें बेसिकली है क्या, एक तो देखो इसमें मल्टीपल क्लोनिंग साइट्स होती हैं, यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है। एक इसमें ईस्ट का सेंट्रोमेयर सीक्वेंस भी होता है। इसमें ल्यूसीन बायोसिंथेसिस जीन फॉर सिलेक्शन इन ईस्ट के सिलेक्शन के लिए होता है। एंड ईस्ट का ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है, बैक्टीरिया के लिए भी इसमें ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होती है। इसमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है जो कि बैक्टीरिया के एक तरीके से सिलेक्टेबल मार्कर की तरह वर्क करता है। तो इसमें शटल वेक्टर का ये बेस्ट एग्जाम्पल, इस तरह से आप डायग्राम बना सकते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं फॉस्मिड वेक्टर्स के बारे में, ठीक है। तो 2 नंबर में आप लोग अगर इतना लिख लेते हैं तो बहुत होता है, और साथ में अगर आप डायग्राम बना देते हैं तो सोने पे सुहागा, क्योंकि जो एग्जामिनर होता है वो बेसिकली बहुत ज़्यादा इफेक्ट उस पर पड़ता है डायग्राम का, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर आप लोग हेडिंग डाल लीजिए फॉस्मिड वेक्टर। फॉस्मिड वेक्टर क्या है? फॉस्मिड वेक्टर इज ए मॉडिफाइड बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम वेक्टर। ये जो BAC बैक वेक्टर होता है, इसको मॉडिफाई करके बनाया जाता है फॉस्मिड वेक्टर, राइट। इट कंटेन्स लैम्डा फेज कोसाइट सो दैट इट कैन बी पैक्ड इन हेड ऑफ फेज लैम्डा। इसके अंदर जो है लैम्डा फेज कोसाइट होता है, जिसकी वजह से इसे हम लैम्डा फेज के अंदर, इसके हेड के अंदर हम इसको आसानी से पैक कर सकते हैं। इसका एग्जांपल, एन एग्जांपल ऑफ फॉस्मिड वेक्टर इज PFOSI। फॉस्मिड आर मिनी बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स एंड आर यूज्ड टू क्लोन DNA इंसर्ट अबाउट, लगभग इसमें 40 किलो बेस पेयर के DNA को आसानी से इसमें आप क्लोनिंग कर सकते हैं, राइट। ये जो फॉस्मिड वेक्टर होता है, इसका यूज़ आप जो है 40 किलो बेस पेयर के DNA को आसानी से आप इसमें इंसर्ट कर सकते हैं और उसकी क्लोनिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों ये हमने डिस्कस किया शटल वेक्टर और फॉस्मिड वेक्टर के बारे में। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टाटा।